अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान। आज का जो टॉपिक है मैंने मवाद के रूप में लिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक मैंने आज चुना हो आप तमाम के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की या सीटेट की, कोई भी हो, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहमियत का हमें जो है टॉपिक है ये। ओके, अब ये जो टॉपिक है ये आप तब हम तमाम ने जो है टीएड में भी बीएड में भी सुन लिया होगा और कई जगह जो है तैयारी करते हुए देख लिया होगा। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, सबसे पहली चीज ये जो है इसमें इसका जो है फुल फॉर्म मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके में पूरा एनसीएफ जो है आपको तो बता नहीं सकता, तो मैं इन शॉर्ट में आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगा। एनसीएफ इम्तिहानी होते नजर से वो शिक्षक भर्ती आने वाली हुई है, सीटेट आने वाला है। सीटेट में तो 2 से 3 मार्क पक्के, 2 से 3 सवाल पक्के ही पक्के, तो हर पॉइंट पे नजर होगा। एनसीएफ के 2005 में अभी जो चल रहा है वो नेशनल करिकुलम जो है फ्रेमवर्क, इसको हम उर्दू में कहते हैं जो है कौमी, जिसको हम बोलेंगे निसाब का खाका, जो है कौमी निसाब का खाका। ओके, ये है वो, ये 2005 में आया था। अब जो है मैं पॉइंट कुछ जो है नोट यहाँ करते जाऊंगा और कुछ चीजें जो है आपको मैं जबानी बताने की कोशिश करूंगा। बहुत गौर से जो है इसको देखिए। ओके, तो सबसे पहले तो एनसीएफ जो है ये एक गाइडलाइन है। गाइडलाइन यानी हम जो है तालीम के पेशे से मुंसलिक है, तो ये हमको हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच, ये 2 चीजें बताने वाली गाइडलाइंस है। इसमें बहुत वास्ट है ये एनसीएफ, और ये कोई नई नवेली चीज नहीं है। ये जो एनसीएफ है ये 2005 वाला, इससे पहले भी जो है एनसीएफ आ चुके हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ चुके हैं। अब गाइडलाइन यानी बच्चों को स्पेशली प्राइमरी लेवल पर किस तरह से पढ़ाया जाए कि वो खेल खेल में, खुशी खुशी में, मजे मजे में सीख लिया जाए, यही है एनसीएफ। और एनसीएफ 2005 में जो है अभी जिस पर हम चल रहे हैं वो 2005 में आया था, और ये चौथा एनसीएफ है। ये बात ध्यान में रखो, ये जो है ये चौथे नंबर का एनसीएफ है। इसके पहले जो एनसीएफ आए थे वो 1975, 1988 और 2000 सन 2000 में 3 जो है एनसीएफ इससे पहले आ चुके हैं। ये सवाल और ये पॉइंट जहन में रहने दो, ये जो है ये चौथा एनसीएफ है। समझ में आ गया? ओके, और इसके पहले कितने थे? 3, और ये चौथा है। ये सवाल पूछता है अक्सर कौन से नंबर का है ये। सीटेट की बात करूंगा, और अपने टैट भी जो है विविधता चाहे शिक्षक के पेशे से मुंसलिक है और हमारा एग्जैक्ट टीचर का होने वाला है, तो ये चीजें और जो नहीं भी है समझो इम्तिहान में नहीं है तो हमारे जीके के लिए बहुत जरूरी है एनसीएफ क्या चीजें मालूम होना। ओके, ये समझ में आ गया, ये चौथा है। अब जो है ये जो एनसीएफ है ये एनसीईआरटी तैयार करता है। एनसीईआरटी ये सवाल पूछता है सीटेट में, कौन तैयार करता है? एक देता है एनसीटीई और दूसरा देता है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, तो कौन तैयार करता है? एनसीईआरटी। इसके अलावा जो है एक जो एनसीएफटीई भी होता है। एनसीएफटीई ये दोनों अलग है, ये और ये जो है डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है। ये जो है टीचर एजुकेशन के लिए होता है, याद रखो। ये जो है टीचर, अब वो पूछेगा कि वहां सवाल देगा और वहां पर ये भी ऑप्शन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। एनसीएफटीई जो है लास्ट में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये है एनसीएफटीई। इसको जो तैयार करता है, ये इसको तैयार करता है जिसको मैंने अभी बोला था एनसीटीई। एनसीएफटीई ये टीचर के एजुकेशन के लिए है। समझ में आई बात? ये टीचर के एजुकेशन के लिए है। और एनसीएफ जो ये करिकुलम पूरा बच्चों को टीचर हाउ टू टीच, इसका एक पूरा गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एनसीटीई तैयार क्या करता है? एनसीएफटीई, और एनसीईआरटी तैयार करता है एनसीएफ। तो एनसीटीई का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और एनसीईआरटी का मैंने फुल फॉर्म बता दिया। ओके, ये बात क्लियर है? तो ये 2 चीजें अगर सामने आई तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है हम लोग को। अब देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखो, अपने पास लेंथी वीडियो नहीं होना। ओके, अब इसमें मकसद क्या है? देखो कई एनसीएफ कई एनपी आते जाते रहते हैं, इस पर कितना अमल हो रहा ये हम और तुम सब जानते हैं। ये गाइडलाइंस होती है, लेकिन इससे कई ज्यादा फायदे होते हैं अगर इसको जो है अमल कर दिया जाए। तो एनसीएफ 2005 पर का असर पूरे देश के 17 स्टेट्स ने इसको जब कबूल किया तो उस पर बहुत असर पड़ा था 17 स्टेट्स ने। ओके,
अब मैंने एनसीएफटी की और एनसीएफ का 2005 का एक फर्क बता दिया और कौन दायर करता है ये बता दिया। इसका एक ही मकसद है एनसीएफ का जो है, इसको जो रोड मेथड है जिसको हम बोलते हैं रटने का तरीका, इससे बच्चे को जो है हटा देना। रटने का तरीका जो है रट्टिफिकेशन जो हम सुनते आ रहे हैं उसको खत्म करना इसका मकसद है। ओके, समझ में आ गया? मेन थीम इसकी ये है, खेलते खेलते पढ़ना, मजे लेते हुए पढ़ना, खुशी खुशी पढ़ना, बोरियत महसूस नहीं करना, मजमून से उसको दिलचस्पी रहना। ये तमाम चीजें जो हमने बीएड एमएड में पढ़ चुके हैं वही है एनसीएफ का मेन थीम। अब वहां पर कितना अमल होता है ये एक अलग बात है। रटने के तरीके से हटाना एनसीएफ का सबसे बड़ा उसका मकसद है। अब इस क्या कहता है एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि इसको जो तालीम दी जाए वो बगैर बोझ के, बिना बोझ की जो है तालीम दी जाए, यानी कि एजुकेशन विदाउट, बच्चों का जो है बर्डन जो है इसको, इसका जो एजुकेशन हो, एजुकेशन विदाउट बर्डन, यानी कि बगैर बोझ की तालीम, बर्डन। ओके, ये कहता है इसका जो है मकसद ये है कि बच्चे पे बोझ नहीं हो। मिसाल के तौर पे अपन जब पहली दूसरी से 7वीं तक थे 2000 और 2002-4 तक जो भी थे हम प्राइमरी लेवल पे, जब ये चीजें देखो बहुत सी चीजें आई थी, इसमें ये जो है ये भी मेन थीम है हमारे उसी दौर से चलते आ रहा है कि बच्चों के ऊपर बोझ ना हो किताबों का, दर्जी किताबों का, उसका बड़ा बैग हो। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैं बहुत सी जो है चीजें आज के दौर की तरफ भी इशारा कर करूं तो अगर बच्चा, माँ बाप का ये आज के दौर में जो है थीम बन चुका है, एक सोच बन चुकी है और एक ख्याल बन चुका है, अगर हमारा बच्चा टिकटॉक बन के जा रहा, जैसा कि उसने शर्टिंग करे होगा, उसने टाई लगा दिया, बड़ा पैंट ले लिया, हाथ में मिल्टन की बोतल ले लिया और वो क्या तो भी अलग अलग वो उसके यहाँ पे लटक रहा है, वो क्या आइडेंटिटी कार्ड, तो उनको ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत बड़ा तीर मार रहा है या मारने वाला है। और उसी की बनिस्बत गवर्नमेंट स्कूल को हिरा कर देखा जाता है, हिकारत की नजर से देखा जाता है। आम है ये नजरिया पूरे भारत में, लेकिन इसको गलत साबित करने के लिए आपने कई ऐसे टीचर देखे होंगे इस चीजों को गलत साबित किया। केजरीवाल साहब जो है उनका जो रोल मॉडल पूरे वर्ल्ड में सरकारी स्कूलों का चल रहा हो ऐसे ही नहीं है। तो यही चीज है वो कि दिखावे की तालीम ना हो, उनमें एजुकेशन विदाउट बर्डन हो और जो उनकी तालीम हो बगैर बोझ की हो, ये मेन उसका थीम होता है। क्लियर? अब अगले पॉइंट में इसमें वो एनसीएफ जो कह रहा है कि टीचर का रोल कैसा हो। टीचर का रोल क्या हो इसमें एनसीएफ में, ये भी पूछता है। तो एनसीएफ में जो है टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का होना चाहिए। फैसिलिटेटर, समझे? फैसिलिटी मुहैया कराकर देने वाला टीचर होना चाहिए, यानी कि उसको सहूलियत बख्श तालीम देने वाला, उसको सहूलियत जो है कि उसको मौके फराहम करने वाला, सहूलियत जो है देने वाला टीचर होना चाहिए। ऐसा मानती है एनसीएफ 2005 की गाइडलाइंस। तो कैसे सहूलियत कौन सी है? अब इसमें कई सहूलियत है कि बच्चा पहली बात तो टीचर को देख के डरेना, उसके सब्जेक्ट से डरेना, उसके साथ उसका बहुत ही ज्यादा खुलूस वाला माहौल हो जैसे कि उसके माँ बाप का होता है वगैरह वगैरह। तो टीचर का रोल सीखने के मौके पैदा करके देना है, उसको सहूलियत मुहैया करके देने वाला हो, उसके साथ जो है जो भी उसकी जो जरूरत है उसको जानने वाला हो, चाहे वो निसाबी एतबार से हो, चाहे उसके जज्बाती एतबार से हो, चाहे उसके दिमागी एतबार से हो या उसके जिस्मानी एतबार से हो। इनडायरेक्टली सर्वांगीण विकास हमारा जो तरक्की और डेवलपमेंट चाहता है एनसीएफ 2005। बहुत बेस्ट है, लेकिन पता है अपने को कि जो भी चीजें आती है वो क्या है। अब जो एनसीएफ की जो शुरुआती लाइंस है, ये बात जाएंगे तो फैसिलिटेटर मैंने बोला एक टीचर होना चाहिए। एनसीएफ की जो शुरुआती लाइन है, जो शुरू होता है एनसीएफ जाके बहुत बड़ा उसका कच्चा चिट्ठा है, हमको पूरा नहीं पढ़ के अपने हिसाब से अपने को पढ़ना है। तो उसकी जो शुरुआती लाइन है उसमें सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस यहां से शुरू होता है एनसीएफ का के जो भी गाइडलाइंस है, ये वर्ड से शुरुआत की। ये वर्ड कहां से, ये देखो, ये बात ध्यान में रखना। अपने को टाटा में भी पूछ सकता है, अभी कितना नहीं यहाँ सी टट में तो पक्का ही पक्का एनसीएफ में सवाल। तो सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से शुरू होता है, 2 से 4 सवाल सी टट में पूछता है। तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर जो साहब थे, उनके एस्से में से लिया गया है। उनका एक जो लेख है, वो लेख की जो शुरुआती लाइन थी वो था ये सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। आपको पता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ये उन्होंने जो है बच्चों पर जोर दिया था कि उनका खुद का जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत खुला था और बहुत बच्चे को मजा आए, ऐसे तरीके से वो पढ़ाते थे। तो उनकी जो सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस उनके ही एस्से से लिया, किसके एस्से से लिया गया था बोला जाए तो रविंद्रनाथ जो टैगोर थे इनके एस्से से लिया गया था या उनके लेख से लिया गया था। ओके, अब जो है बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना इसका मकसद होना चाहिए और ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब का मेन थीम थी उनकी भी दौर में जब वो पढ़ाया करते थे। जब तो ये 2 बातें उन्होंने उसमें बताई थी, कौन किसमें, जो सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस की। क्यों? इसके अंदर जो है 2 चीजें जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब का जो थीम थी उसमें भी ये बताई गई थी। सबसे पहला था क्रिएटिव स्पिरिट,
इसका मतलब क्या, क्रिएटिव स्पिरिट एंड जेंडर्स जॉय, जेंडर्स जॉय। ओके, अब ये क्रिएटिव स्पिरिट का मतलब यहाँ एनसीएफ बोलता है, बयान करता है, वजाहत करता है उसकी, मैं इन शॉर्ट बता रहा कि उसमें कुछ नया करना। अब देखो कौशल्य विकास जो योजना है अभी फिलहाल में जो है पिछले 5-10 सालों में 2015 के बाद से, तो देखो उसमें कौशल्य विकास होना चाहिए। अब देखो नई एजुकेशन पॉलिसी में देखो 6ठी के बाद से कौशल्य विकास की तालीम दी जाएगी ऐसा बताया गया। तो ये वही चीज है इसकी 2005 की क्रिएटिव स्पिरिट है, उसके अंदर कुछ नया पैदा करने का जज्बा होना चाहिए अदर देन सिलेबस। नंबर 2 है जेंडर्स जॉय, यानी कि मजेदार तालीम, उसको मजा आए उस तालीम के अंदर, ये है इसका मतलब। इन शॉर्ट में मैं बहुत सी चीजें आपको बता रहा हूँ जो कि आपको समझना जरूरी है। अब इसके 5 गाइडलाइंस उन्होंने बताई थी, प्रिंसिपल गाइडलाइन की, ये 5 प्रिंसिपल बताए थे, ये 5 उसूल बताए थे उन्होंने, किसके, एनसीएफ 2005 के गाइडलाइन के 5 जो है प्रिंसिपल्स बताए थे उन्होंने। तो उसको हम एक से लिखेंगे, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ टू शिफ्ट फ्रॉम रोड मेथड, शिफ्ट फ्रॉम रोड मेथड मैंने पहले बोला, शिफ्ट फ्रॉम रोड मेथड यानी रटने का तरीका जो है इससे हटा देना बच्चे को पूरा पूरा। पहला उसूल बोल रहा हूं, ध्यान में रखो, 5 उसूल है उसके गाइडलाइन के जो प्रिंसिपल्स है उसमें, शिफ्ट फ्रॉम रोड मेथड, रोड मेथड यानी रटने के तरीके से बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए दूर ले जाना और उसको समझ वाली तालीम देना, उसके ऑलराउंड जज्बाती, जहनी और उसका जो है जिस्मानी तमाम किस्म की जो तरक्की है उसके तरफ उसको उसकी राहों को आमदन करना होगी। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड, देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हमारे जो प्राइमरी लेवल के जो टीचर होते हैं उनका सबसे पहला फर्ज होता है कि बच्चे को उसकी जो है कनेक्टिंग नॉलेज, ओके, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड, बाहरी जिंदगी से उसके नॉलेज को जोड़ना। मिसाल के तौर पे मैं इसका मतलब सीधा सीधा बता दूं आपको कि कोई बच्चा है, अब वो पढ़ रहा है रियाजी का कोई सबक, तो रियाजी के अंदर उसके सिलेबस में जितना कुछ है तो सिर्फ उसको पढ़ा कर मस्त हल करा देना, ये मकसद ना होते हुए तीसरी के चौथी के बच्चे को लीटर, मिलीलीटर, किलोमीटर, मीटर, इन चीजों को उसके घर पे इस्तेमाल करना। जैसा उसको बोलिए कि भाई ये जो है आप अपने घर पे जाओ, और या फिर तुम जब दुकान पे जाते तो तुम अगर उसको लेना रहा तुमको आधा किलो या पौन किलो शक्कर जिसको हम बोलते, तो कितना देना, तो बच्चे को यही नहीं मालूम रहेगा कि 250 ग्राम क्या चीज है, उसको आधा किलो मालूम है, आधा किलो को भी 0.55 उसके जो 5000 जो आता है काटे पर वो देखेगा तो उसको समझेगा नहीं। तो उसको प्रैक्टिकली उसके जो है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड, उसके निसाब को बाहर की जिंदगी से जोड़ना, ये जो है उसका थीम होना चाहिए। थर्ड जो है एग्जामिनेशन शुड बी मोर फ्लेक्सिबल, एग्जामिनेशन जो तीसरा उसूल, एग्जामिनेशन शुड बी मोर फ्लेक्सिबल। देखो ये बहुत अहम चीज है, आजकल देख रहे होंगे आप लोग के 10th में 12th में बहुत सी अपने टाइम के बाद से 750 मार्क का अपना 10वीं था, आज 500 मार्क का हो गया, उसमें भी कई फ्री के मार्क है। तो फ्लेक्सिबल, सिर्फ वो निसाब को खत्म करना ये मकसद नहीं रहना उसमें, बल्कि जो है फ्लेक्सिबल उसका होना जरूरी है। वो फ्लेक्सिबल के साथ कि उसकी हमारी जो तरक्की, मैंने पहले बोला, जिस्मानी, नफसियाती, दिमागी और समाजी तरक्की, उसकी जज्बात की तरक्की होना बहुत जरूरी है, ना कि उसको सिर्फ उसका जो है एग्जाम के हिसाब से उसका सिलेबस कंप्लीट करके उसको एक मशीन के जैसा बना देना। जैसा कि 3 इडियट्स का जो मेन थीम है वो जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आता है कि उसने रट कर सिर्फ एग्जाम पास करके वो एक अच्छा शहरी बन नहीं सकता। ये कहता है तीसरा उसूल की एग्जामिनेशन शुड बी मोर फ्लेक्सिबल, लचकदार तरीके के जो है उसके इम्तिहान होने चाहिए जिसमें उसके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होना चाहिए। इसी को कहेंगे लचकदार। प्रैक्टिकल में उसकी पूरी तरक्की होगी। अगर वो पढ़ाई में होशियार होंगे तो वो क्रीड़ा में होशियार होगा, वो कोई दूसरे खेल में होशियार होगा, कोई पेंटिंग में होशियार होगा, वो कोई चीज में अलग अलग कलाकारी में होशियार होगा, कौशल्य विकास होगा उसका। ये दूसरा मेन थीम, एग्जाम शुड बी मोर फ्लेक्सिबल। चौथा पॉइंट है करिकुलम गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, दर्सी किताबों तक जो है महदूद ना हो उसका करिकुलम, उसका जो निसाब है वो सिर्फ दर्सी किताबों तक महदूद ना हो, उसको आउट ऑफ सिलेबस जो चीजें है, खेलना, कूदना, मजे लेना, एंजॉय करना, बाहर की मालूमात देना, ये तमाम चीजें उसको प्राइमरी लेवल पर एनसीएफ 2005 ऐसा कहता है। ओके, नोट डाउन कर रहे होंगे आप, मैं फास्ट बता रहा हूं। अब जो है इसमें जो है दर्सी किताबों तक महदूद ना हो, यानी उसके अंदर जजमेंट की क्षमता पैदा हो, उसके अंदर कोलैबोरेशन हो, उसका जो है फोकस करने की जो उसकी जो क्रिटिकल क्रिएटिविटी जो होती है उसकी, यानी कोई चीज बनाने के आमतौर पर अपने बच्चों को अपन देखते होंगे कि पढ़ाई में नहीं होशियार हो तो टेक्निकल में होशियार होता है। इसलिए जो है दौरे हाजिर में ये बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ जिसको हम बोलेंगे 3 इडियट्स की जो हालत जो बताई गई उसके अंदर सेम टू सेम वही आजकल हो रहा है। माँ बाप को सिर्फ परसेंटेज होना 10th का 12th का 99 98 एकदम जैसा बोलेंगे जिसको क्या रहता है साल बाटे जैसा जिसको हम बोलते ये बस ये 99 वो 98 ये 10th में क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने टाइम का 750 का 10वीं का कैसा था वो, तो ये अजीब जो है तरीके सिर्फ उसको ही अहमियत देना, उसका भले 50% होना 45 होना, लेकिन अगर वो टेक्निकल होशियार है तो वो 90 वाले को भी फेल कर सकता अपनी हमारी जिंदगी में।
कमाई के हद तक या किसी भी एंगल से, क्योंकि पढ़ने वाला के बाल चले जाते, वो यूपीएससी का पास करेगा, यूपीएससी का, मैं निगेटिव बात नहीं बोल रहा, लेकिन उससे पास तरक्की ये कारोबार वाला भी करता है क्योंकि इसका टेक्निकल माइंड था, अदरवाइज एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट नहीं था। नहीं तो बोलेंगे एजुकेशन, कोई आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर आ गए, वो कोई सोशल मीडिया पर चाय बेच रहा है, बोले एजुकेशन ही खराब है, वो चाय बेच रहा है, वो सबसे जो है करोड़पति बन गया, बोले एजुकेशन खराब है। भाई एजुकेशन खराब नहीं है, तू तेरे लेवल सही है, एजुकेशन वाला एजुकेशन की लेवल सही है। नेक्स्ट पॉइंट अब है जो है नर्टरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी, यानी जो उसके अंदर कौमी इकदार है, जो जमहूरी जज्बा है, जो देश के प्रति जो उसके दिल में सम्मान, वो एक अच्छा शहरी बने, बुनियादी फराइज और हुकूक को जाने, शहरियत को जाने, देश को, देश के अवाम को जाने, समाजी खिदमत का उसके अंदर जज्बा पैदा हो, ये जो कौमी इकदार उसके अंदर पैदा करना, ये है 5वें पॉइंट का एनसीएफ के मकसद। यानी वो सबसे अच्छा शहरी बन सके, लोगों के काम आ सके, अपने काम आ सके, देश को आगे बढ़ा सके, जैसा कि सुंदर पिचाई हो, गूगल के सीईओ साहब हो, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर खेल कर पूरे दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, या कोई आज जो गोल्ड मेडल में कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने 22 मेडल्स लिए, नीरा और उसमें गोल्ड लिए, वगैरह वगैरह, बॉक्सिंग में लिए, इसमें लिए, उसमें लिए, तमाम चीजें ऐसी चीजें उसके अंदर पैदा हो रही है जिससे उसके अंदर देश से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो और वो अच्छा शहरी भारत का बन सके। ये है उसका एनसीएफ का जो है 5वें उसूल का मकसद। मैंने बोला नर्टरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी, यानी कि वो ऐसी खुद की आइडेंटिटी पैदा करे जिससे देश का उसके अंदर मोहब्बत पैदा हो, देश का नाम रोशन हो। नेक्स्ट देखेंगे आप, फास्ट लेंगे हम, जो एनसीएफ 2005 कहता है, एनसीएफ 2005 के लिए आइडियल जो एक पीरियड है, यानी कि जो हम तासिका जिसको हम बोलते हैं, एक पीरियड होता है क्लास में, जैसा कि 6वीं से 10वीं तक या 9वीं से ऊपर जो है पीरियड वाइज होता है, तो आइडियल जो होता है 35 मिनट का एक पीरियड हो, ऐसा एनसीएफ 2005 कहता है। 35 मिनट का आइडियल टाइमिंग माना है उसने, क्योंकि मेरा और 25-30 मिनट का बोरियत महसूस करना शुरू कर देते हैं 25-30 मिनट के बाद पढ़ाई है कोई भी चीज में। अब आ जाओ, ये पूछ सकता है, उसके बाद आ जाओ मातृभाषा यानी मातृ जबान में ही उसकी प्राइमरी तालीम हो, ये हम तो पहले से ही बोलते आ रहे और शासन भी जमाने से बोलते आ रहे, 1986 से बोलते आ रही है ये, तो ये चीज जो है मातृ जबान में ही होना चाहिए, यही उसका मेन जो है मकसद है एनसीएफ का। अब उसने एनसीएफ 2005 बैन करता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी पहली जो जबान रहेगी उसकी कोई भी स्टेट का वो मातृ जबान ही रहेगी प्राइमरी लेवल पे, और दूसरी जबान जो रहेगी वो नेशनल लैंग्वेज रहेगी, समझे, यानी कि हिंदी। अब बहुत से साउथ स्टेट्स में हिंदी होती नहीं है, लेकिन वो दूसरी जबान हिंदी में नेशनल लैंग्वेज के तौर पे सीख सकता है। और तीसरी लैंग्वेज होगी कोई भी लैंग्वेज पूरे भारत में 22 में, नियर अबाउट हम इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज रहता है हमारे पास पूरे भारत में, लेकिन पूरे 22 भाषाओं में तीसरी भाषा कोई भी रह सकता है, ये है उसका जो है अगला काम। और लास्ट एंड बेस्ट जो है मल्टीलिंगुअलिज्म इज द सोर्स, यानी कि जो जिसको बोलते हैं हम, जो प्रॉब्लम है आज के दौर में कि भाई अब महाराष्ट्र जैसे स्टेट में कई भाषाओं के जो है, पंजाबी भी आकर यहाँ पर स्कूलों में पढ़ता है, कोई गुजराती है, कोई ये है, तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म का जो मसला है, जो मसला ना बन के है, वो एक टूल बने हमारे लिए, ये उसका मकसद है कि उसका एक टूल बने, यानी कि वो एक टूल के तौर पे उसका इस्तेमाल हो और अलग अलग जबान के बच्चों को अलग अलग तरीके से प्राइमरी लेवल पर प्राइमरी टीचर पढ़ा सके। ये है इसका मेन थीम मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि एक से ज्यादा जबान में तालीम बच्चों को देना प्राइमरी लेवल पे, अगरचे वो है तो 8-10 जबान में अगर महाराष्ट्र में ही स्कूल में बच्चे हैं तो ये प्रॉब्लम ना हो, भी ये टूल हो, ये एक जरिया हो, ऐसा चाहता है एनसीएफ। और ये था हमारे जो पूरे जो एनसीएफ 2005 का पूरा मेन थीम, यानी कि ये। और सबसे मेन बात ये जो है, जो इंस्पायर है, जो लर्निंग विदाउट बर्डन जो ये इंस्पायर है ना, ये है एनईपी 1986 से, जो कोठारी आयोग था 1986 का शायद ये वही था, तो उसमें जो है ये लर्निंग विदाउट बर्डन जो है ये इंस्पायर है 1986 के एनईपी से। तो ये था आज का एनसीएफ पर जो हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट में जरूर बताओ और शेयर करो।